महाराज प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज दुनिया भर में विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे महिला दिवस के अवसर पर। तो आचार्य तुलसी ने महिला नारी समाज के लिए, नारी समाज को जागृत करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया और एक आंदोलन शुरू किया था, नया मोड़। समाज की महिलाएं जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पिछड़ी हुई थी, सबको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और पर्दे में रहना, ये हमारे समाज में एक कुरीति ही कहा जा सकता है कि उनको समाज में कहीं बाहर आगे आने जाने की परमिशन भी नहीं मिलती थी। तो जब आचार्य तुलसी ने ये आंदोलन शुरू किया तो महिला समाज में बहुत ही जागृति आई और आज हमारे समाज की महिलाएं कहां से कहां पहुंच चुकी है, इसके जीता जागता उदाहरण हम बहुत सी बहनों को देख रहे हैं। मंजू जी लोढ़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, अलका जी। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माइक आपको सौंपता हूं आज का मंच संचालन करने के लिए। अलका जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, गुड ओम अरहम। मॉर्निंग, ओम अरहम। प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। बहुत अच्छे लोग बहुत जुड़ रहे हैं। असिता जी, संगीता जी, ज्योति जी, शोभा जी, इतने अच्छे नाम सारे, तो इतने खूबसूरत चेहरे भी देखने दोगे तो आपका स्माइलिंग चेहरा देखो। बिल्कुल मंजू बिल्कुल। स्माइल कर रही है। सुचिता, अर्चना जी की स्माइल देखो, करिश्मा, तो आप सबके भी चेहरे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम विथ योर वीडियो ऑन। थैंक यू, थैंक यू। जो ऑन कर रहे उनके लिए बहुत धन्यवाद, नहीं ऑन कर रहे फिर भी जुड़े उनको भी बहुत धन्यवाद। चलिए, आज त्रिवेणी संगम है। मंजू जी सिपानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। आपका स्वागत है मंजू जी। यस, मंजू जी भी जुड़ी है कलकत्ता से, और पूना से कोई है, बॉम्बे से कोई है, आसाम से कोई है। बहुत चारों तरफ से हमारी बहनें जुड़ रही है, बहुत अच्छा वेलकम। और बॉम्बे से तो बहुत ही आई होगी, आज मंजू जी का प्रोग्राम है तो, क्योंकि उनका नाम भी है। और त्रिवेणी संगम, किस बात का मैं त्रिवेणी संगम कह रही हूँ, हमारी संस्था का त्रिवेणी संगम नहीं बोल रही हूँ मैं। चार्ट में लिखिए फटाफट, कौन सा त्रिवेणी संगम दूसरा भी आज हो रहा है। आज एक और त्रिवेणी संगम हो रहा है। एक तो हमारा है ही एमपी के कल्याणम और संवाद इंटरनेशनल, इसके साथ दूसरा एक त्रिवेणी संगम आज हो रहा है। यस, आज है महाशिवरात्र, इतना सुंदर दिन, महाशिवरात्र। यस, शिवरात्रि। और दूसरा अंतरराष्ट्रीय महिला दिन। वाह, दो बड़े चीज। और उसमें आज तीसरी कड़ी जुड़ी है मंजू जी, एक ऐसा उभरता नाम, चमकता नाम कि आज इनको एक बार पहले भी सुना है, पर आज और देखेंगे कि ये आगे कहाँ बढ़ रही है, कहाँ तक बढ़ती है महिलाएं, कितना कर सकती है, कहाँ से कहाँ पहुंची ये महिलाएं, ये हमको देखना है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह।
गुरु को वंदना करेंगे, सबको, माँ को, गुरु को, सबको याद करेंगे। एक बार के लिए सभी हाथ जोड़े और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। आंखों के सामने हर गुरु को याद करे, बचपन से जिन्होंने कुछ भी ज्ञान दिया हो, एक कण का भी ज्ञान हो या मन का भी ज्ञान हो, सबको तहे दिल से याद करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। जैसे बिन गुरु के ज्ञान नहीं आ सकता है, वैसे बिन स्त्री के महिला के घर भी नहीं चल सकता है। तो आज ये सब बातों पर चर्चा करनी है हमें। विश्व की आधी दुनिया, विश्व की आधी दुनिया नारी, महिला, औरत, वीमेन अथवा स्त्री, पहले तो बेचारी, अबला ऐसे मानकर दुनिया ने उसको कैद करके रखा था। सृष्टि के दो नियामक तत्व है, एक सृजन और एक संहार। नारी सृजन चेतना का प्रतीक है। नारी एक, उसके रूप अनेक। नारी एक, उसके रूप अनेक, कितनी भूमिकाएं निभाती है नारी। पत्नी, बेटी, पुत्रवधू, माँ, दादी, नानी, बुआ, कितने अपने दायित्व निभाती है, जिसकी लिंक करने जाए तो समय नहीं मिलेगा। परंतु आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के निमित्त हम अलग अलग रूप देखेंगे, इतिहास के पन्ना झांक के भी देखेंगे, वर्तमान में भी चलेंगे, भूत भविष्य सबका आज महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। महिलाओं, कुछ प्रश्न मैं बीच में आपको भी पूछने वाली हूँ, महिलाओं के संदर्भ में। समझ लो अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के निमित्त देखते कौन महिला आज वाह 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 करते और किसकी टैमफिश होती है, दोनों भी देखना है। ये चंदा जी दुगड़ जुड़ गई है विथ स्माइल, दैट्स द ग्रेट। तो एक 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 एक, एक आज यहाँ जो आज हमारे साथ डायमंड जुड़ी है, मंजू जी, कोहिनूर हीरा कहे तो भी कोई, हम रोज एक एक डायमंड को लाते हैं, समझ लो आज कोहिनूर हीरा आया है। तो ऐसे भूमिका निभाते निभाते निभाते, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नारी नहीं है। परंतु ये भी पूछो कि क्या नारी का सही सम्मान हो रहा है, प्रश्न वो है। इसी पर भी हम चर्चा करेंगे। नारी की महिमा का जग में बोल रहा इतिहास है, शक्ति स्वरूपा भक्ति रूपा नारी जग विश्वास है, गौरव से भरा, गौरव से भरा। इतिहास जैसे गौरव से भरा है, वर्तमान भी गौरव में है, क्योंकि मंजू जी आज बताएगी कहाँ से कहाँ पहुंची है ये। तो इतना कैसे कर सकती है, कैसा मैनेज होता है, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट। अब इनके काम भी मैं बताने जाऊंगी तो मुझे लगता है पेज के पेज भरते, मतलब भरे हुए, लगभग लगभग सैकड़ों पेज के से ज्यादा तो इनका बायोडेटा है। अब मैं वही बताऊंगी तो क्लास तो पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हुए हम छोटी छोटी बातें उनसे जानते हैं। देखो, अपनी यात्रा शुरू होती है वो बचपन से ही होती है ना। तो हमें संस्कार क्या मिलते हैं, बचपन कैसा था, वो एक यादें जो सुंदर होती है, मेमोरी होती है। तो मंजू जी वो भी बताएगी हमें, और हम आगे भी जानेंगे कि वो कैसे कैसे गति प्रगति करते जुड़ रही है। मैं और मंजू जी अभी तक मिले नहीं है, हम ही फोन फ्रेंडशिप पे है। फोन फ्रेंडशिप से कहते हैं खूबसूरत सा एक पल, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कौन कब किसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कौन किसके जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते ही ऐसे हैं, कुछ लोग जिंदगी में मिलते ही ऐसे हैं, बिना मिले ही, बिना मिले ही जिनसे कभी न टूटने का रिश्ता बन जाता है। वाह तो वाह वाह वाह। मंजू जी, हम बोलते हैं कि मिलते मिलते हैं जब योग आएगा तब। तो मंजू जी बताइए, आपके बचपन से शुरुआत कर दीजिए आपकी जर्नी की। यस।
धन्यवाद, मंच को धन्यवाद करती हूँ। और आनंद जी और अलका जी, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जो भी आज सुबह सुबह अपनी नींद को छोड़कर ये इससे जुड़े हैं हमारे सारे जो भी श्रोता हैं, उन सबका भी मैं अभिवादन करती हूँ कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह। कि बहुत जगती में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदा कहलाया, तब संयम और अहिंसा यही धर्म की काया, धर्म त्रिवेणी में अनुरुक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। तो आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आप सभी महिलाओं को, बहनों को इस दिवस की मैं बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे तो मेरा मानना है कि 365 दिन ही हमारे हैं, लेकिन ये एक दिन अतिरिक्त होता है जहां हमारा अतिरिक्त सम्मान होता है, तो वेतन से ज्यादा बोनस अच्छा ही लगता है हमेशा हमें। तो बस ये बोनस का दिन है हमारे लिए आज का दिन। तो आप सब महिलाओं को आज स्वयं अपने लिए कुछ करना चाहिए, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बिताना चाहिए। अब मैं अपनी बात कहूं तो हमारा जो परिवार है जो राजस्थान से है, राजस्थान का एक भिनमाल गांव है, वहां का है। मेरे बहुत दादाजी बहुत साल पहले बॉम्बे आ गए थे, तो मेरा जन्म तो ऐसे मुंबई में ही हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही हुई है। लेकिन जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, जो 2 महीने गर्मियों की छुट्टियां हम सब गांव में बिताते थे, और वही गांव आज भी दिल के अंदर बसा हुआ है। तो बस वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मतलब मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की थी अलका जी, तब मेरी शादी हो गई। 19 साल में पहला बच्चा हो गया, 21 साल में दूसरा बच्चा हो गया। तो मन में तो बहुत था कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल, कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाऊंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवाओं के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने। फिर लहरों की भांति मैं भी हिमी सी छलांग लगा लेती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती और अपने बचपन को जीने लगती। धीरे धीरे बचपन पीछे छूटता चला गया और उम्र न जाने कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। वाह। आंखों में फिर तैरने लगे कुछ हसीन सपने, कि काला कोट पहनकर बन जाऊं मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको कर दूं मात, सच का साथ दूं और असमर्थों के लिए लड़ूं। पर यह सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूट कर बिखर गया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया। अब जो आंखें जो सपने पढ़ाई के लिए देख रही थी, वो गृहस्थी के लिए देखने लगी, बच्चों को बड़ा करने में लग गई, उनके लिए सपने देखने लगी। फिर एक दिन बच्चे भी बड़े हो गए, उनका अपना आसमान बन गया। तब दबी हुई इच्छाओं ने फिर सर उठाया कि चलो अब भी कुछ कर लिया जाए, कौन सी हमारी उम्र बीत गई है, इंद्रधनुष भी तो बादलों और धूप के बीच में ही खिलता है। और फिर अलका जी मेरा एक नया सफर शुरू हो गया, जहां अपने लिए समय था, अपने शौक के लिए समय था, समाज के लिए, देश के लिए समय था। और फिर मैंने जो लिखना शुरू किया, लिखती मैं थोड़ा थोड़ा जब भी लिखती थी उसको ऐसे डायरी के पन्नों में नोट कर लेती थी। फिर मैंने किताब, वहीं से किताब बनानी शुरू की, किताब को मैंने छपाया कि चलो इसी बहाने किताब छपाती हूँ। फिर ऐसे सफर शुरू होते होते आज मेरी 12 किताबें आज तक छप चुकी हैं, जो कि मुझे वाह स्वयं वाह। को, मैं उससे खुश हूँ। मैंने कभी इसको प्रोफेशनल वे में नहीं लिया, या कि मार्केट में लाऊं या बेचूं, इसको वैसा नहीं लिया। मैंने सोचा बस जो मेरे मन में भाव आते हैं उसे मैं लिखूं, और उसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं, अपनी सहेलियों सखियों में बांट दूं। और जब उनकी तरफ से मुझे कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, वही मुझे सब कुछ मिल रहा है। और 2015 में मैंने परमवीर चक्र अवार्ड डायरी लिखी, और उसका मैंने एक सपना देखा कि उसका विमोचन मैं लंदन में जाके कराऊं। और कहते हैं ना कि अभी लंदन के लिए सोचा, अभी लंदन कैसे जाऊंगी, कि कोई कैसे छूता होगा आसमां को, हर किसी के पास तो विमान नहीं होता, अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। तो बस वो सपना भी पूरा हुआ, लंदन पहुंच गई, लंदन के नेहरू सेंटर पर अपनी किताब का विमोचन कराया, वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, एमपी वगैरह, उनको बुलाया, उनके कर कमलों द्वारा मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ। उसके पहले मैंने भारत में उस पुस्तक का विमोचन किया था, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों द्वारा, और हमारे जो रक्षा मंत्री उस समय थे मनोहर पर्रिकर जी, तो उनके हाथों द्वारा भी मेरी इस किताब का मैंने विमोचन कराया था। और ऐसे ही मैं लंदन में हुआ विमोचन, और लंदन के कई टीवी सेंटर और रेडियो सेंटर पर एक एक घंटे का अलका जी लाइव इंटरव्यू हुआ। मेरे जीवन का वो एक अद्भुत क्षण था,
मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का लाइव इंटरव्यू होगा तो मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी, लेकिन सब कुछ इतनी सरलता और सहजता से हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। और इन सब चीजों ने मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैंने अपनी ये भारत भाग्य निर्माता लिखी, या अनकही कहानियां, जिसमें हमारे देश के देशभक्तों, क्रांतिकारियों के बारे में 160 लोगों के बारे में मैंने लिखा है। वाह। तो अपनी वैदिक सभ्यता से लेकर नरेंद्र जी मोदी तक के बारे में मैंने एक एक पेज में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन्हें हमारे भारत के बारे में पता चले, उन्हें अपने भारत पर गर्व हो कि हमारे भारत में कैसे कैसे लोग हो चुके हैं और जिनकी वजह से आज भारत भारत है। तो इसके बारे में लिखा, उसका भी विमोचन मैंने वहां लंदन जाके किया। तो इस तरह से सफर और शुरू हुआ। फिर मैंने अपना फाउंडेशन, जो लोढ़ा फाउंडेशन है, उसकी स्थापना की, और उसके माध्यम से मैं लगभग, मैंने आज से 28 साल पहले मैंने लोढ़ा फाउंडेशन की स्थापना की थी, और उसके माध्यम से मैं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने लगी। और मुझे जब किसी के चेहरे पर मैं एक मुस्कुराहट देखती कि मेरी वजह से वो मुस्कुराहट है, तो उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। मैं तो आप सभी बहनों को भी ये कहती हूँ कि जिंदगी में एक दिन ऐसा हमारा होना ही चाहिए कि हमारी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो हमारा वो जीवन सफल हो जाता है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल वाह। खिला दे हम सब मिलकर, तो चीर बसंत कहलाए। और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का बहुत नामो बढ़िया। निशान मिट बहुत जाए। बढ़िया। तो ये बहुत हम सुंदर। सबकी जिंदगी का मोटो है। और हम तो जैन है, हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब हम मंदिर जाते थे तो माँ अक्सर पैसे देती थी कि भाई इतना पैसा भंडार में डालना, इतना पैसे का चारा खिलाना, इतना पैसा जो बाहर चप्पल वाली बैठती है उसको देना। तो बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, हमारे खून में, हमारे जीन्स में आ जाता है कि हमको किसी को देना है, और देने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। हमारे तो भगवान जितने तीर्थंकर हैं वो तो सब राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सब चीजें रोज दान कर दी। दीक्षा लेने के पहले हर प्रतिदिन 1,60,00,000 मोहरों का वो दान करते थे, ताकि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो सके। तो हम ये जो है, ये हमारे, मतलब कहती हूँ ना, हमारे अंदर ये भावना है। हम ये करें तो हमारे महावीर के पथ पर हम चलने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। तो ऐसे ही अलका जी मेरा सफर शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। जब मैं ऐसे लोगों के बीच में पहुंचती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। देखिए कितने कितने एसोसिएशन से वो जुड़ी हुई है। अगर मैं बोली ना कि एक एक बात बता रही, जो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि देखो लोढ़ा फाउंडेशन तो इनका ही, पर सबसे बड़ा इनका साहित्यिक है। साहित्यिक का बहुत बड़ा है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है कि ये सेंसर बोर्ड के मेंबर है। ये बहुत बड़ा पद होता है। वो ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। मतलब पैसे के जोर पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, पर ये ऐसे पद नहीं मिलते पैसे के जोर पर। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो विचार करो कि कितने लोगों को, पुराने लोगों को, शहीद लोगों को हमारे सामने लाया है। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना यार। और ऐसे फिर बहुत लायनेस वगैरह बहुत मतलब संस्थाएं कि जिनके वो फाउंडेशन मेंबर है, कहाँ ट्रस्टी है, कहाँ है। वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि एक महिला होकर इतने समय भी कहाँ देती होगी। लोढ़ा धाम है इनका, लोढ़ा धाम। तो लोढ़ा धाम होता है वो, उसमें क्या होता है हम जानेंगे। इन्होंने बहुत सारे मंदिर मंदिर की भी स्थापना की। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मंदिर करना वो एक मन का बहुत बड़ा काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनका एजुकेशन वगैरह के फील्ड में जानेंगे। पर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये मंदिर कितने आप हक के हैं। और ये मंदिर कंस्ट्रक्शन आपका बिजनेस ही है, पर इसमें करने के आपके भाव कैसे इतने आगे आए। एक्चुअली मेरे जो पियर में भी है ना, हमेशा मंदिर बनाते थे। जब मैं बचपन से ये देखा करती थी कि हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, तो जब मैं ससुराल आई, शादी की, तब भी मेरे मन में एक सपना था कि एक दिन कभी ना कभी मैं अपना मंदिर बनाऊंगी। तो ये एक वाह। मन में भाव था। और बहुत साल पहले हमने ये लोढ़ा धाम की जो जमीन थी ली हुई थी, लेकिन तब से हमने सोचा था कि इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये बिल्डिंग, मतलब हम लोग ये जगह जो है वो कोई ना कोई अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। और एक दिन ऐसा संयोग बना, हमारे गुरु बॉम्बे आए हुए थे।
तो बस मैंने कहा कि यहाँ पर अभी कुछ मंदिर ही बना देते हैं, और हमने वहां पे जाकर, वो बोलते हैं ना, खाद मुहूर्त कर दिया, वास्तुशिल्प डला दिया कि अब यहाँ पर मंदिर बनेगा। और जो रास्ता ये बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे पर है, तो सोचा कि हाईवे पर जब हमारे गुरु भगवान चलते हैं तो उनके रहने के हिसाब से एक विहार स्थान बन जाएगा। पहले वही बड़ा था मंदिर, तो एक छोटे सी भावना थी कि एक छोटा मंदिर बनेगा, क्योंकि गुरुदेव को दर्शन करने को जरूरी होता है सुबह सुबह, तो एक एक मूर्ति लगाएंगे। लेकिन भगवान की क्या आज्ञा थी कि मंदिर बहुत बड़ा बन गया, और विहार धाम भी बहुत बड़ा बन गया, वहां भोजनशाला बन गई, और वहां मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कि 10 लाख किताबें आ सकती हैं। आज वहां पर 4.5 लाख पुस्तकें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, और अपनी गुजराती भाषा में, चारों भाषाओं में वहाँ किताबें हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक की विभिन्न साहित्यिक वहां पर गतिविधियां हैं। तो इस तरह से ये मेरा लोढ़ा धाम का एक तो सफर शुरू हुआ। फिर वहाँ उसके बाद जो जो हम लोग बिल्डिंग बनाते गए, क्योंकि आजकल हमेशा ये रहती है कि हर जैन को चाहिए कि मुझे मंदिर चाहिए, तो और मन में ये भावना थी कि हमारे जितने मंदिर बने हम बनाए। और जीर्णोद्धार के साथ भी मैं जुड़ी रही कि जहाँ जहाँ मंदिर में जीर्णोद्धार होता करना है वहां भी मैं करवाती रही। तो इस तरह से कि मैं क्या करने वाली कुछ नहीं, वो ऊपर वाले की आज्ञा थी कि तुमको ये निमित्त बनना है। बस मैं वो निमित्त बन गई, और अभी तक हमने 9 मंदिरों की प्रतिष्ठा की है, और अभी 4 मंदिर और बन रहे हैं। तो बस इस वाह। तरह धीरे धीरे बनते रहे, और हम भगवान की, बस कह रही है ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम करने वाले कौन है, उसने आज्ञा दी और वेरी गुड। होता रहा। बस। एक बार इनके लिए एक बार हम सब करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, यस, वाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। इतने मंदिर बांधना और इतने आगे के सपना, और आपकी किताबें जो मतलब प्रसिद्ध होती है, बहुत लोगों के पास इतनी तरह पहुंच रही कि मोदी जी कहो, अब्दुल जी कलाम कहिए, अमित भाई, अमिताभ बच्चन ऑल्सो, और ये सब इतना सारा समय लिखना, लाइब्रेरी, अपनी इतनी बड़ी लाइब्रेरी की 4 लाख किताबें हैं, मतलब और आपकी एक लाइब्रेरी वैन भी चलती है ना, मैंने सुना है हमारी आपकी दो दो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वैन पुस्तकालय चलती हैं, और एक और यहाँ पर स्थापित भी है अमरसंस गार्डन के बाहर जहाँ मैं रहती हूँ, उसके बाहर भी मैंने छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है कि लोग जब गार्डन आते जाते हैं तो वो किताबें देखें, पढ़ें, पेपर पढ़ें, जो बुजुर्ग वहां से जाते हैं। मतलब एक तरह से मेरी इच्छा होती है कि मैं साहित्यिक सेवा करूं, कि लोगों तक साहित्य पहुंचे, और वो लाइब्रेरी के, जो हमारी चलित लाइब्रेरी है, वो लोगों के डोर स्टेप तक जाती है। वीकली हर हर जगह हमारा स्थान तय है कि आज इधर जाएगी हमारी ये पुस्तकालय, लोग किताब लेते हैं और फिर वापस अगले वीक में वापस लौटा देते हैं। 4,000 ऐसे हमारे सदस्य हैं जिनको हम ये सेवा देते हैं, और वाह। निरंतर ये काम चल रहा है। हाँ। और कोविड में भी आपने बहुत काम किया, लगभग लगभग 5,000 जो अन्न के वो पैकेज थे वो डेली जाते थे आपकी तरफ से। तो इसमें आप खुद भी इसमें बहुत मेहनत करते थे, तो थोड़ा उसके बारे में अगर जानेंगे तो भी लगेगा कि किस तरह लोग काम कर सकते हैं कहीं भी। कोविड के समय में हमने 4 जगह हमारे सेंटर बनाए थे जहाँ से हम लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकें। तो रोज के हमारे फूड पैकेट्स जाते थे, 20,000 फूड पैकेट हम पहुंचाते थे रोज के। तो 4 सेंटर, 4 जगह हमने रसोई स्थापित की। और जैसे एक हमने बॉम्बे में किया, एक हमने डोंबिवली में किया, एक हमने थाना में किया, और एक हमने लोढ़ा धाम में किया। तो यहाँ पर स्थापित करके हमारी गाड़ियां होती थी, हमारे लोग होते थे, वो लोगों को फूड पैकेट पूरा बना के उनके वहां तक पहुंचाते थे, क्योंकि लोग तो आ नहीं जा सकते हैं। तो एक एक एरिया हमने वहां पर चूज कर लिया था कि इस एरिया में जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पहुंचाना है। फिर हमने देखा कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, तो हमारी जो स्कूल है मुंबई में, तो उसका बहुत बड़ा हॉल है। तो हमने रातों रात वहां पर कोविड सेंटर स्थापित किया जहाँ 100 बेड थे, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए। तो इस तरह के 100 बेड की हमने वहां पर स्थापना की और उसको चलाया, और लोग वहां आते थे, और वहां हम बहुत तरह की एक्टिविटी कराते थे लोगों पे। सबसे पहले तो हम प्रार्थना कराते थे, लोगों को हाउसी खिलाते थे, गाने वो गाते थे, हाँ। और इस तरह से टीवी भी लगा रखा था कि वो देखें, तो लोगों को लगता नहीं था कि हम बीमार हैं या हम किसी हॉस्पिटल में हैं। तो इस तरह से लोग वहाँ आनंद उठाते थे, वहां से ठीक होकर जाते थे। फिर हमने वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला, हमने लगभग 35,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिलाए इस तरह। और कोविड में हमारी जो फाउंडेशन थी, तो हमने हमारी एक जो टेम्पो बना ली थी, जिसको हमने जो बिल्डिंग से हमारे
सामने लोग कहते थे कि हम लोग कैसे फ्रूट लाएं, सब्जी लाएं, अनाज लाएं, तो हमारा टेम्पो भर भर कर हम लोगों की बिल्डिंग में भेजते थे। वहां से लोग नीचे आते थे, खरीदते थे और लेकर जाते थे, और वेरी नॉमिनल चार्ज में हम लोग लेते थे, होलसेल मार्केट से लाकर हम लोग उनको देते थे। फिर हमारे जैसे ये सैनिटाइज होता था, तो लोगों के सबके फोन आते थे कि आज हमारे घर में सैनिटाइज करना है। तो मैं लोढ़ा फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, मैं उनका जितना एहसान मानूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने एक दिन भी कोविड में छुट्टी नहीं ली, ना उनके घर वालों ने उन्हें रोका कि तुम लोग क्यों जा रहे हो, और निरंतर वो कार्यशील रहे, इसलिए हम लोगों तक पहुंचे। अलका जी, हम पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो तन से सेवा देना बहुत बड़ा काम होता है। तो हमारे इन लोगों ने, सब ने इस तरह से लोगों को सेवाएं दी, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि वो एक तरह से वॉरियर थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। तो इस तरह से वाह, कोविड में हम लोगों तक बहुत जुड़े रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मंजू जी, मैं चाहूंगी कि अगर यहाँ बहनों हैं, उनको भी अगर कोई प्रश्न पूछना है मंजू जी से। इनका तो इतना बड़ा काम है कि मैं अगर बताती जाऊंगी तो एक एजुकेशन फील्ड में बहुत है। मंदिर का तो हमने देख लिया, बहुत सारे संस्थाओं से तो वो जुड़ी है। कंप्यूटर एजुकेशन उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को अवेयरनेस करना, उनको मोबाइल चलाना, मीडिया से जोड़ना, ये भी सब काम किया। और इसके साथ इनकी मोबाइल वैन, लाइब्रेरी की भी चलती रहती है और इसके मेरी साथ साथ। मेडिकल मोबाइल वैन भी चलती है, जो एवरी डे, जहां पर 100 लोगों को हम लोग टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट है, बॉन डेंसिटी टेस्ट है, या एक्सरे निकलवाना है उनका, उनको छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां देनी है। हमारे 2 डॉक्टर हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वैन, एक नेरल में है, एक हमारी धापोली में है, 2 वैन बॉम्बे में है। इस तरह से हमारी 4 वैन चलती हैं, तो वाह, मेडिकल वैन चलती हैं। तो हम लोग बस छोटा छोटा काम, भगवान ने हमको एक माध्यम, मैं यही बार बार बोलती हूँ कि हम, हमारे लोग सेवाएं लेते हैं ना, मैं हमेशा उनका धन्यवाद देती हूँ कि उससे हमारे पुण्य बन रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अगर सेवा लेने वाला नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। इसलिए हमेशा उन लोगों का धन्यवाद हमें जीवन में देना चाहिए, जिनकी वजह से आपके पुण्य बढ़ते हैं। तो ये, सही है। हाँ जी। नारी शक्ति है आपकी, नारी शक्ति काम कर रही है। और सौभाग्य से आपको एकदम मंगल सा साथ मिला है, मंगल, और वो भी प्रभात, रोज उठते ही मंगल प्रभात आपकी हो जाती है। तो आपके बेटे भी बहुत, अभी दोनों बेटे, तो थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में भी हमको जानेंगे तो। और सुना है कि आपके बच्चे भी अभी, मतलब इतना बड़ा परिवार, इतना पैसा, इतना सब कुछ है, परंतु आपको प्रणाम करते हैं सुबह उठते ही, ऐसा। तो इस बारे में भी, थोड़ा परिवार के बारे में भी जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मेरे मतलब 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, और मेरी 4 पोतियां हैं और 1 पोता है। तो ये है कि बस बच्चों को बचपन से ऐसे ही संस्कार दिए थे कि हम अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखकर जल्दी सीखते हैं, मेरा ये मानना है। अगर आपने अपने सास ससुर के पैर उठकर रोज छुए हैं, अपने माता पिता के छुए हैं, तो बच्चे अपने आप उसको देखकर सीख जाते हैं, और उसके पश्चात आपके पोते पोती भी वही चीजें सीख जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों बेटों को कोई व्यसन नहीं है, आज तक उन्होंने सुपारी भी नहीं खाई है जीवन में। तो वाह, वो कभी बाहर फॉरेन में रहे, सब कुछ रहे, लेकिन कभी मुझे वो कभी टेंशन नहीं था कि ये कभी ड्रिंक करेंगे या कोई गलत राह पर चल पड़ेंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने दादा को वैसा देखा, अपना पापा को, नाना को, सबको वैसा ही देखा। और ये लोग सब आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पहले मेरे पतिदेव और मेरे ससुर जी जो थे, तो आरएसएस से जुड़े रहे, फिर बीजेपी में ये थे। मेरे ससुर जी एज ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, गुमान मल जी लोढ़ा। और फिर वो एमपी रहे 3 बार, और फिर वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। तो और मैं जो आज कुछ ये बोलने में हूँ, इसमें मेरे ससुर जी का और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे यहाँ मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया, मैं आपको बताऊं। और मेरे ससुर जी बहुत फॉरवर्ड थे। हमारे जमाने में जब घूंघट का रिवाज था, मेरे ससुर जी ने एकदम मना कर दिया था कि कोई घूंघट नहीं होगा। टेबल पर साथ में बिठाकर वो खाना खिलाते थे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसी को देखकर हमारे पूरे परिवार में ये शिक्षा सबको मिली, और धीरे धीरे हमारे यहाँ से घूंघट बहुओं के मतलब कम होता गया। हम सिर पर जरूर ओढ़ते थे, उनका सम्मान था, लेकिन घूंघट उन्होंने कभी नहीं निकलवाया। और उन्होंने हमेशा मतलब प्रोत्साहन दिया कि तुम आगे बढ़ो। और मेरे को उन्होंने इतने मंच पर, अलका जी मैं आपको बताऊं, अटल जी के सामने मुझे उन्होंने बोलने के लिए दिल्ली बुलाया,
मैं अटल जी के सामने, जो इतने बड़े हमारे उस समय प्रधानमंत्री बने थे, उनके सामने मैंने वहाँ मतलब मन वाह, संचालन किया। फिर यहाँ पर भी मैंने मोदी जी के साथ में भी, यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ तब मैंने मंच से बोला, लता जी के साथ में मैंने बोला, विलास राव जी देशमुख के साथ बोला। तो ऐसे कई मौके दिए, और समाज में मेरे पिताजी का भिनमाल में जो से इनका बहुत बड़ा नाम है, जो 72 जिनालय भिनमाल का है, वो मेरे पिताजी ने ही बनाया है। तो वहाँ से तो घर से भी वही संस्कार मिले। मम्मी बहुत जल्दी चली गई थी मेरी, मैं जब बहुत छोटी थी, 26 साल की थी, तब चली गई थी। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे संस्कार हमको दिए। मम्मी से मैंने सीखा सबको साथ में लेकर चलना, परिवार में सामंजस्य बिठा के रखना। छोटी-मोटी कोई भी बात हो तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? एक कान से सुनो और निकाल दो। मन में कोई बात किसी के प्रति मत रखो। तो मम्मी इतनी बोले सहनशील होने में तुम्हारा क्या जाएगा? तो मम्मी हमेशा ये कहा करती थी, शायद माता-पिता और फिर सास-ससुर जी के आशीर्वाद से आज जो मैं कुछ भी करने लायक बन सकी हूँ, तो वो उनका आशीर्वाद है। फिर मेरे पतिदेव ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे दोनों बच्चे अभिषेक और अभिनंदन, वो भी हमेशा आज भी कहते हैं, मम्मी आप काम करते रहो, आपको जो करना है आप करिए, हम सब आपके साथ में हैं। आज मेरी बहुएँ, मेरे पोते-पोती भी सब बहुत खुश होते हैं कि दादी ये कर रही है, और कहते हैं कि बस दादी आप करते जाओ। तो बस, और जीवन में अलका जी, मैं एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं मानती हूँ कि जीवन में संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। संतोष रखिए आप। जीवन में चाहे कोई भी हमारी जो शुरुआत हुई थी जीवन की, शून्य से हुई थी, मैं आपको बता दूँ। मैं अपने एक बच्चे को गोद में लेकर दूसरे को जब स्कूल लेने जाती थी, पैदल जाती थी कि मेरा एक साइड का टैक्सी का पैसा बचे। क्योंकि हमने नई-नई शुरुआत की थी। यहाँ पर आकर मंगल जी लॉयर थे, वो लॉ करते थे, लेकिन ससुर जी जब जज बन गए तो वो एक एथिक होता है कि सेम हाई कोर्ट में बेटा लॉ नहीं करे। और तभी हमारी शादी हुई, हम मुंबई आए। ये 2000 की नौकरी के लिए इन्होंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन सब यही बोलते थे कि आप इतने बड़े पिता के बेटे हो, तो आप क्या 2000 की नौकरी करोगे? फिर उन्होंने सोचा कुछ तो करना है। फिर मेरे पिताजी का कंस्ट्रक्शन का काम था, और तो उन्होंने 2 साल वहाँ पर काम सीखा, और काम सीखकर फिर हमने अपना कारोबार शुरू किया। तो पहले हमारा शुरू बस से सफ़र शुरू हुआ, रेल से शुरू हुआ, स्कूटर पे शुरू हुआ, फिर एक गाड़ी ली, 500 स्क्वायर फीट के घर से हमारी शुरुआत हुई, जबकि गाँव में जो हमारा मकान था, मेरा अपना मकान 13-13 कमरों का था जोधपुर में। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में हर तरह के मोड़ आते हैं, और उन मोड़ को मैंने कभी उठकर पानी का ग्लास भी नहीं पिया था अपने पियर में, क्योंकि मेरे अपने माँ-बाप के, मैं 9 साल के बाद पहली संतान थी। इतने प्यार से उन्होंने मुझे बड़ा किया था। लेकिन यहाँ आकर मैंने सारे काम किए घर के, क्योंकि अपने घर का काम करने में कौन-सी शर्म की बात है, मेरा ये मानना है। हमें अपने जब भी आज भी मैं खाना बनाती हूँ, रसोई घर में चली जाती हूँ, जब भी मेरी इच्छा होती है कि आज बच्चों के लिए खाना भेजूँ, पति के लिए खाना बनाऊँ, तो हम इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अपना काम करने में। हमें अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, और यही शुरुआत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, और यही मुझे ज़मीन से बाँधे रखती है। माँ कहा करती है थी कि अहंकार राजा रावण का नहीं टिका, उसकी तो लंका सोने की थी। तो बेटा, ज़िंदगी में कभी अहंकार मत करना, हमारे पास तो है ही क्या? आप दुनिया के नक्शे में देखोगे तो एक बूँद भी हमारे पास नहीं है, तो हम किस चीज़ का अहंकार करते हैं? देने वाला भी ऊपर वाला है, एक मज़दूर भी दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वज़ह से, ईश्वर की दया की वज़ह से तुम्हें इतना कुछ मिला है, तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, उसका रोज़ धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है। तो बस मैं इसी विचार पे चलती हूँ, और माँ की बात को हमेशा मानस में अंकित रखती हूँ कि नहीं, इसी तरह से जीवन को कहते हैं ना कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, पर सब धन धूरी समान, जब आवे संतोष धन। तो जो एक गाड़ी थी, जिस समय जैसा मन था, आज 10 गाड़ियों में भी वैसा ही मन बनाकर रखना, यही जीवन का सबसे बड़ा मोटो है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नूतन सदी की मांग है, महिलाओं का है जागरण, ये रोशनी पुकारती, हटा दो सारे आवरण। अब मुझे एक प्रश्न पूछना है। आपने नारी शक्ति के लिए काम किया है, परंतु आज जो प्रॉब्लम है वो उससे भी बड़ी है। क्या है कि आज की कन्याओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बीच में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कन्याओं के लिए भी, एक बहू से, बेटी से बहू तक का प्रवास। एक अच्छी बेटी बनेगी तो वो बहू बनेगी ही, परंतु इतना तो आज परिवार में कहीं रहा नहीं। परंतु आज ऐसा होता है कि
एक मन में प्रश्न आता है कि आधुनिकता की ये आंधी, आधुनिकता की आंधी न जाने कहाँ उड़ा ले पाएगी। चुनौतियों से घेरी कन्याएं, चुनौती से घेरी कन्याएं, पता नहीं अपनी अस्मिता बचाए पाएगी कि नहीं पाएगी। करियर के दौड़ में, करियर के दौड़ में माँ होना पसंद नहीं है उसको, करियर के दौड़ में माँ होना पसंद नहीं है उसको। कन्या ही तेरी पेट में पूछ रही है, माँ मुझे संस्कार संसार में आने दे, माँ मुझे संसार में आने दे। अब ये परिस्थिति है, तो इसके लिए आपका क्या मतलब काम या सोच है आपकी, ये भी मुझे जानना अच्छा लगेगा। मैंने है ना बीच में एक कविता लिखी थी, मैं आपको बताऊं अलका जी, कि हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है। रोज सुबह उठकर ईश्वर के दर्शन करती हूँ, उनके चरणों में वंदन करती हूँ। माता पिता सास ससुर की तस्वीर के आगे सिर झुकाती हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। बड़ों से बहस करना मुझे पसंद नहीं, उनकी बातें ध्यान से सुनती हूँ। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उन्हें बाद में आराम से बैठकर समझाती हूँ, पर बेवजह बहस नहीं करती। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। किसी वाह, भी तरह के नशे की गुलाम नहीं। शराब पीना मेरे नए ख्यालात का प्रतीक नहीं। मेरे विचार मेरी सोच नए जमाने की है। बेटे बेटी में मैं कोई फर्क नहीं करती, पर आधी रात तक वो बाहर अकेले घूमे ये मुझे सुहाता नहीं। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने की हिमायती हूँ, पर बचपन से उन्हें अपनी सीमाओं में, उनकी मर्यादाओं में रखना सिखाना जरूरी है। नहीं सह सकती आधुनिकता के नाम पर फूहड़पन। मॉडर्न कपड़ों से, दिखावे से, नशे की लत में गिरफ्त होना कोई जरूरी नहीं। आधुनिकता व्यवहार में होनी चाहिए, समानता की भावना में होनी चाहिए, दूसरों को सम्मान देने में होनी चाहिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में होनी चाहिए। फुअड़ता आधुनिकता नहीं है, अच्छे विचारों की गरिमा आधुनिकता है। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। लिव इन रिलेशन मुझे समझ में नहीं आता, जिम्मेदारियों से भागना नहीं सुहाता। शादी की परंपरा निभानी आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में तलाक एक ऐसी आधुनिकता है। सहनशीलता और त्याग त्याग ही मजबूत घर की नींव है। अपने बच्चों के बारे में सोचना जरूरी है। आखिरी सांस तक रिश्ता निभाना आना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात हो तो अलग बात है, वरना मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ। हमारी वाह, माताएं, नानियां, दादियां हमसे ज्यादा खुश रहती थी, तनाव रहित जीवन जीती थी। घर में उनका वर्चस्व रहता था, अपने प्यार से वो पूरे परिवार को बांधे रखती थी। घर में रहकर भी खूब आनंद से जीवन जीती थी। उनका भी अपना सामाजिक धार्मिक दायरा होता था, बड़े प्रेम से वह सब निभाती थी। आज घर बाहर और सुंदर दिखने की होड़ में सब कुछ होते हुए भी हम तनाव में रहते हैं, रिश्ते मतलब के रह जाते हैं। क्यों ना थोड़ा सा सामंजस्य बिठा लें, कुछ पुराना कुछ नया अपना लें, जीवन में मधुरता घोलें, आनंद से रहें, रिश्तों को सहेजें। बेटियों को आगे बढ़ाने में, उनकी हम सखी बनने में, उनके परों को उड़ान देने में किसी से कम नहीं। पर मुझे नर नारी की समानता की होड़ कुछ समझ में नहीं आती। इस बात को लेकर होने वाले झगड़े मुझे समझ में नहीं आते। दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, कोई किसी से कम नहीं है, फिर क्या उलझन है। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ, पर आधुनिक विचारों में भी किसी से कम नहीं। अपना व्यक्तित्व गढ़ती हूँ, पर परिवार को साथ रखकर चलती हूँ। मैं के अभिमान से बचती हूँ, हर कदम हम बनकर साथ साथ चलती हूँ, हर कदम हम बनकर साथ साथ चलती हूँ। हाँ मैं कुछ कुछ पुराने ख्यालों की हूँ, कुछ कुछ ओ पुराने मरहम, ओ मरहम। बहुत ख्याल। सुंदर। बहुत लिखा है, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छे भाव है आपके। चंदू जी ने लिखा है, क्या खूब लिखा मंजू जी, बहुत अच्छे भाव है आपके। तो सब कविता सुनकर वाह भाव भी भरे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, किसी को कोई प्रश्न पूछने तो प्लीज आप पूछ लीजिए, क्योंकि जी अपने पास समय की मर्यादा है। और एक विशेष कार्यक्रम भी हम अभी करने वाले हैं, आनंद भाई जी, और हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अभी। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि पहले, हाँ, अशोक भाई कुछ पूछना चाहते, पहले जी। अशोक भाई को मौका देते हैं। मंजू जी, मंजू जी, जी। हमारे समाज में एक कुरीति प्रचलित है, दहेज प्रथा। इस दहेज प्रथा के कारण एक भ्रूण हत्या भ्रूण हत्या का बहुत एक बड़ा दौर समाज में चल रहा था। तो हमारे धर्मगुरुओं ने
इसको निर्मूल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, आज तो कम भी कुछ हो रहा है। तो जी, इस दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या के बारे में आपके क्या विचार? मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि दहेज लेना चाहिए। जब एक इंसान आपको अपनी बेटी दे रहा है, उससे बड़ा धन और क्या होगा। और मुझे अभी लगता है आनंद जी भाई साहब कि अभी ये दहेज प्रथा बहुत कम हो गई है। लोग अभी बिल्कुल। कुछ कुछ मांगते नहीं है। आज मेरी भी 4-4 पोतियां हैं और मुझे लगता है कि बस उनसे उनके साथ रहकर जो आनंद मिलता है वो एक अलग ही बात होती है। एक पोता है मेरा, कई बार वो मतलब हम लोग सब घर में दूसरे सब बैठे होते हैं कि एक पोता है तो उसको बहुत आप सर पे चढ़ाए होंगे, लेकिन मेरा मेरा पोता बोलता है मेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे पोतियों के साथ है वैसा ही मुझे है। तो मुझे लगता है बेटा हो या बेटी हो दोनों ही समान होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। बिल्कुल दहेज का तो आजकल तो देखिए, आजकल उल्टा भी हो रहा है आनंद जी भाई साहब कि कई जी। लोग एग्जैक्टली। उल्टा दहेज का केस लगाकर भी लड़के वालों को यस, परेशान करते हैं। मेरी करेक्ट करेक्ट। कविता थी, बहुत वायरल हुई है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक जो मजाक की कविता है कि भावी दामाद से सस ने पूछा ससुर जी ने, मेरी बेटी की जीवन की नैया के खेवनहार आपको दहेज में क्या क्या चाहिए, शर्म का लबादा उतार कर निसंकोच होकर फरमाइए। बिन मांगी मुराद ससुर जी का सवाल, क्या क्या न मांग लूं सोचता हुआ मुहाल। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बेटी स्वयं लक्ष्मी है, लेकिन आपकी जिद के आगे हम मजबूर हैं, तो हमें तो सिर्फ एक टर चाहिए। ससुर जी ने पूछा, बेटा ये टर क्या होता है? बड़ी अदा से दामाद जी ने फरमाया, टर टर यानी मोटर, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर, जनरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर। सुनकर दामाद जी की फरमाइश, अभी आगे आप देखिए, हम बेचारे लड़की वालों को ऐसे ही दहेज के लिए लानत भेजते हैं। सुनकर दामाद जी की फरमाइश ससुर जी मुस्कुराए, बोले हम अभी आते हैं बेटा, पहनाते हैं तुम्हें स्वेटर, देते हैं अपनी डॉटर जिसके हाथ में है हंटर, जो बनवाएगी तुमसे मटर टमाटर डालकर वाटर, तब तुम नजर आओगे वेटर, क्या ख्याल है मिस्टर। दामाद जी सक पकाए और यूं भागे जैसे कोई हेलीकॉप्टर, जैसे कोई हेलीकॉप्टर। तो वाह आज वाह वाह जमाना वाह। बहुत उल्टा हो रहा है आनंद जी भाई यस। साहब। बिल्कुल। आज बिल्कुल। बेचारे लड़के वाले भी ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, मैंने ये देखा है। अक्सर शादियों में जाती हूँ, कोई किसी से नहीं मांगता है। मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि मैंने तो अपने यहाँ मिलनी भी नहीं की, कि क्या बहुत जरूरत बढ़िया, क्या बहुत है। मेरे बढ़िया। मेरे दोनों देखिए। बच्चे, मेरे जितने बच्चे पोते पोते सब हमने हमारे घर में ही हमारे बच्चे हुए, कि मायके जाकर पियर जाकर हमें नहीं कराना उन पर, क्योंकि वो हमारे घर के वंश है, हमें क्यों उनके ऊपर भार डालना है। तो ये चीज हम सबको सीखनी होगी कि जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो क्या जरूरत है कि वो ससुराल से पियर जाए और पियर वालों पर खर्चा डाला जाए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नहीं भी है, कम या ज्यादा हो, लेकिन अपने घर का बच्चा है तो हमें ही उनके लिए ये सब करना चाहिए। अशोक जी, ओम। अशोक पूछना चाहते हैं, पहले अशोक जी से बात करने अशोक दीजिए। जी। अशोक जी, जय आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आपने हैंड राइज किया हुआ है। राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, हमें राजू भाई भी जी। सुनना चाहेंगे। जय जिनेन्द्र जी। आज मजू जी लोढ़ा की एक तो शायरी भरी कविता सुन के भी बहुत आनंद आया। तो उसके बारे में मैं एक मुक्तक बोल रहा हूँ। तू विधाता है, स्वयं तकदीर बना सकता है। तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। खोल दे ये स्रोत अपनी शक्तियों के, थार में भी कश्मीर उगा सकता है। वाह जिस वाह तरह वाह। से मंजू जी ने मेहनत करके अपने कैरियर को बनाया, उसके बारे में बहुत बहुत थैंक यू। और एक बात मेरे मन में आती है, जैसे आज प्रोग्राम चल रहा है कि भाई लोग पर्दा को ऐसे वो भार समझते हैं, लेकिन ये भार नहीं, मर्यादा है। जैसे अभी आपने बताया कि भाई अपनी मर्यादा अपने हाथ में रहनी चाहिए। लोग बिल्कुल। अपना खुलापन दिखा के अच्छा नहीं करते हैं, उसके लिए पर्दा अच्छा है। जी बिल्कुल, तो अपने हम सास ससुर के सामने सर में हमें ओढ़ना चाहिए। और हमारे कपड़े आधुनिक हों लेकिन मर्यादा में होने चाहिए। हमें कैसे पहनने हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि जब हम पहले पिक्चर देखते थे, मालूम है, दो पंछी आपस में मिलते थे तो हमारे दिल में एक अजीब सी भावना जागृत होती थी कि ये प्यार की भावना है। आज जो फुहड़पन दिखता है उसमें कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है पिक्चर देखना। तो वैसे ही है कि आप जितने मर्यादित वस्त्रों में रहेंगे, परिधान में रहेंगे, उतना ही आपकी एक ओम। अलग वो आपकी एक तस्वीर बनती है कि जरूरी नहीं है कि हम इस फुहड़पन में ही जिए। वो मैं उसको नहीं मानती हूँ। बाकी चंदू जी मेरा अभी दुपट ने हैंड राइज अभी किया हुआ है। चंदू जी। मैं एक हमेशा 5 चीजें लगाती हूँ। मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, चूड़ी पहनती हूँ, नाक में ये मतलब रिंग ये पहनती हूँ। और हमेशा मेरे कोई भी मैं पैंट भी पहनूंगी तो मैं हमेशा मेरा दुपट्टा एक रहता ही है। तो मुझे लगता है ये मेरे मेरी अपनी पसंद है।
बाकी जिसको जैसा रहना है रह सकता है, हर कोई रह सकता है, लेकिन फिर भी मर्यादा में रहे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत मेरा ये मानना बहुत सही, बहुत सही। अभी समय बहुत कम है, एक खाली चंदू जी का क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमारे डांगे सर, इम्पोर्टेंट डायरेक्टर राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ने सर, बहुत बहुत मंजू जी का धन्यवाद। मेरा कोई प्रश्न नहीं, लेकिन आज मंजू जी जो कविताएं सुनाई और जो उन्होंने जो नीचे से लेके मतलब ख्वाब जो देखे उन ख्वाबों को उन्होंने पूरा किया, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मेरी एक इच्छा है कि आप धन्यवाद एक सूरत में भी एक संस्था आपकी खोले, कि सूरत वाले भी है ना सब जने आपसे इसके आपके लोडा फॉर्म का लाभ ले सके। तो मेरी इच्छा है कि आप एक सूरत में भी पधारे और सूरत वालों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। वैसे बहुत सूरत से अलका जी जैसे जो है तो बहुत मोटिवेट होते ही है। तो आप एक बार सूरत भी पधारे और सूरत भी एक आपकी संस्था का खोले। जी ओ जी। मैडम, राजू भाई जुड़े, ये संवाद इंटरनेशनल के हेड है, इनका भी अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 साल हो गए इंटरनेशनल को, पर इन्होंने 18 देशों को एक से साथ जोड़ा और एक विश्व भ्रमंती नाम से एक प्रोग्राम किया। तो बहुत डिफरेंट टाइप का उनका एक प्रोग्राम था और बहुत ही मतलब अलग टाइप का काम करते। तो मैं निवेदन करूंगी कि राजू भाई। ओके, नमस्ते और जय जिनेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी महिलाओं को पुनश्च जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख, समृद्धि, समाधान, ऐश्वर्य मिले, यही प्रभु के चरणी में प्रार्थना करता हूँ। और जो हमारे मंजू जी आज के, अरे उनके लिए तो शब्द नहीं है। सैल्यूट, बिल्कुल सैल्यूट। आपका जो कर्तृत्व है, कर्तृत्व के साथ आपका वक्तृत्व, और दोनों भी को सलाम। बिल्कुल जो जिस टाइप से में आपने व्यक्त किया, वो शब्द नहीं थे, वो आपके भाव थे। वो शब्द बिल्कुल नहीं थे। हमारे मराठी में 4 प्रकार की वाणी होती है, वैखरी, मध्यमा, परा, पश्चंती। वो लास्ट जो रहती वो परा थी। जो आप बात कर रहे थे दैट वाज अप्लाइड, प्रैक्टिकल, और जो आप खुद काम कर रहे हैं। बहुत जन में वक्तृत्व होता है, कर्तृत्व नहीं होता, लेकिन आप में तो दोनों बातें दिख रही थी मुझे। और बहुत बहुत सलाम। आपका जो कार्य है हर क्षेत्र में, रियली मुझे जो या कंस्ट्रक्शन हो, एजुकेशन हो, आध्यात्मिकता हो, हर कोई क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र हो, आपने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। ये आपने बहुत बड़ी चीज आपके सेवा से द्वारा बती है। और सेवा परमो धर्म, बहुत बड़ी सेवा। और अभी भी बहुत स्काई इज द लिमिट इस सेवा के लिए। मैं आपने हमें महिला का अपग्रेडेशन के बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन सुचेता जी मैं बोलना चाहूंगा, अभी भी गर्भ से लेके स्वर्ग तक महिलाओं पे अन्याय है। गर्भ से लेके स्वर्ग तक अभी भी मैं एक्चुअली मैं रूरल एरिया से ज्यादा कांटेक्ट रखता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में होने के कारण। तो रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारी प्रथाएं हैं। अगर फीमेल फिटोसाइड, स्त्री भ्रूण हत्या, बच्चे अंदर रहे तो उसको वहां से ही उसका गर्भपात करने की सोचते हैं। बहुत सारे इसमें ट्रेडिशन भी उसमें रीजन है एक। उसके बाद में जो अगर बच्चा और बच्ची हुई तो बच्ची हो गई तो जिलेबी बांटते, लड़का हुआ तो पेड़ा बांटते। देखो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में हर चीज में आप, और दूसरा क्या है कि बाकी जो मैरिज के समय है, स्कूल में डालने का समय, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं दूसरे 2 उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा बात नहीं लंबी करूंगा। कि एक तो घर में कौन पूजा करता है, महिलाएं पूजा करती है, और सब मंदिर पुजारी मेल है। हाँ, ओके। उसके साथ में घर में खाना कौन अच्छा बनाता है, लेडी बनाती है, और सब आचार्य कैटर्स वाले मेल है। तो ये सब जहां पैसे की बात आती है, वहां पे उसने पूरा बाजू में कर दिया महिलाओं को और अपने को आगे कर दिया। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब अर्बन एरिया में तो चेंज हो रही, लेकिन रूरल एरिया में बहुत सारा स्कोप हमें अभी भी डेफिनेटली है। उसका डिलीवरी सिस्टम, नेचर ने भी उसको डिस्क्रिमिनेशन किया। डिलीवरी सिस्टम अगर पुरुष के इधर देते थे तो एक बार हम एक बार तुम, नहीं क्या। और उसके कारण क्या हो गया कि जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं, वो लेडीज में ज्यादा है। एसटीआरटी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारा डिसीज जो है ये महिलाओं के इधर जाता है। तो इसीलिए मैं नेचर को भी कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया, ऐसा मैं बोलूंगा। दैट इज अ गिफ्ट एक्चुअली, प्रेगनेंसी इज अ गिफ्ट। लेकिन उसके साथ में जो दिया है वो सही मायने में, वो लास्ट में भी वो बोलते ना टेम्पा लगाने का अधिकार अंत विधि के समय, वो बच्चों को दिया। और लेडी, यानी मैं इसीलिए बोल रहा कि गर्भ से लेके स्वर्ग तक अभी भी हमें स्कोप है। और दूसरी बात, मंजू जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कब एक बात और बताऊंगा। हमारे वो जो माड़ी पूर्णिमा रहती उस टाइम बाउलिंग के गाने रहते,
छोटे छोटे, हाँ। तो वो गाने में भी क्या बोलता है, मैके का जो है उसमें अप्रिशिएट कौतुक किया है, ससुर का आया तो वो बेकार रहता, ऐसा रहता। ये कहा तो भी डिस्क्रिमिनेशन माइंड में बच्चों से नहीं डालना चाहिए। इट शुड बिल्कुल बी, हाँ, उट शुड बी अपडेट, वो चेंज करना चाहिए। हमें बिल्कुल अगर महिला ही बच्चों को ये संस्कार डालेंगे कि मैके का आया तो बहुत अच्छा, ससुर हाँ का आया तो बेकार, फटा हुआ उठा हुआ क्या क्या, और ये थोड़ा सा कुछ तो भी सॉफ्टवेयर उनका बदलना चाहिए। ये अपनी और फाउंडेशन उसके बारे में भी कुछ काम कर सकते होंगे। तो बिल्कुल और आपके काम को तो बस शब्द नहीं है, ये तो मैं पहले बोलूंगा, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, ओ मैडम, थैंक यू बहुत बहुत सुंदर और नागेश्वर, आपको बहुत बहुत। बहुत सारी राजू भाई, शुभेच्छा देता राजू हूँ। भाई आपने और मेरी आपने राजू भाई आपने जो कहा कि गर्भ से मृत्यु तक, मैं तो ये कहती हूँ कि इतिहास का कोई भी पन्ना खोल के देखो कि स्त्री को अपमान करने में किसी ने कमी नहीं रखी। और खुद एक उदाहरण मुझे बहुत लगता है कि तुलसीदास, संत तुलसीदास इतने बड़े थे, पर वो संत कैसे बने? आपको पता है? उनको ये उनकी पता है पत्नी सब, रत्नावली से, ये रत्नावली ने रत्नावली ने उनको प्रेरणा दी थी मतलब जागरूक किया। पर वो क्या कहते हैं, परंतु उनका कहना है कि ढोल गिवार क्षुद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। अरे जिस पत्नी ने उनको वहां तक पहुंचाया, ऐसे नारी के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये ताड़न के अधिकारी। मतलब जो महिलाएं कर रही है उनके लिए उसका अप्रिसिएशन तो छोड़ो, परंतु ये सब ऐसा ही चलता है। तो आइए आज आप एक छोटा पर इम्पोर्टेंट नहीं, कार्यक्रम है। अलका जी एक वाक्य इस पे बोलता है कि जिस खान से जन्मे राम हनुमान वो नारी है महान। वो नारी ऑलरेडी महान है, भगवान को भी वो जन्म देती है, वो कैसे शूद्र हो सकती है? तो नारी में डेफिनेटली, कोई कंपैरिजन नहीं है, नर में कोई या मात्रा नहीं है, नारी में दो दो मात्राएं हैं। नारी नर से बहुत आगे है, लेकिन घर और परिवार बचाने की खातिर वो पुरुषों के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। यदि नारी कहती है कि मैं कोमल जरूर हूं पर कमजोर नहीं, यदि मैं परिवार को न संभालती, बच्चों की परवरिश न करती, बुजुर्गों का की सेवा न करती, पति को स्नेह और प्यार न देती, तो क्या ये समाज जिंदा रहता? यह या सोचने की बात है कि वो पुरुष के अहम को न पहुंचती तो पुरुष क्या बाहर काम कर पाता, वो पुरुष की बाहरी तकलीफों को न हटती तो क्या पुरुष आज बाहर कुछ भी कर पाता? ये आज सोचने की बात है। और हर प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक बच्चे को जन्म से ये सिखाना चाहिए कि नारी का सम्मान किस तरह करना चाहिए। और यस घर यस में सबसे एग्जैक्टली। पहले हम माता पिता का फर्ज है कि बेटे बेटी में कोई फर्क न करें और दोनों को बताएं कि दोनों का काम है। आज क्या होता है, घंटी बजती है तो हम बेटी को कहेंगे, या एक पुरुष महिला को कहता है कि जाके दरवाजा खोलो। क्यों भाई? वो क्यों नहीं उठ सकता है दरवाजा खोलने के लिए? उसका भी तो काम है। तो इस तरह से ये सब काम होने चाहिए। मैंने कल बैठकर ये सोचा कि हम महिलाओं की उम्र बहुत कम होती है अलका जी। हाँ, अंक में तो बहुत होगी, 70 80 90 साल, लेकिन क्या वाकई हम हमारी उम्र इतनी होती है? हम अपनी मर्जी से कितना जीती हैं? 5 साल, 10 साल या 15 साल? बचपन तो पिता और बड़े भाई के साये में, और ससुराल आए तो पति के निर्णय के सामने, और जब वृद्धावस्था में होते हैं तो फिर अपने बच्चों के सामने हम सब सामंजस्य से बिठाते हैं। तो आज मेरा महिला से ये गुजारिश है, परिवार के साथ चलो, परिवार के लिए करो, लेकिन पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे आप स्वयं को दो, जहां सिर्फ और सिर्फ आपका शौक हो, आपकी पसंद हो, और अपनी पीठ खुद थपथपाना शुरू करो अच्छा कार्य पर। और मैं तो कहती हूँ कि जब आप कोई अच्छा काम करो ना, अमेजोन में जाकर अपने लिए गिफ्ट भी आप ऑर्डर करो, जो दूसरे दिन आपको वो गिफ्ट मिले, ताकि आप अपने कोई और नहीं करेगा जब तक हम खुद नहीं। और इसमें हम महिलाओं की गलती है कि हम क्या करते हैं, गिल्टी फील करते हैं अपने लिए जब जीते हैं। अरे मैं अपने लिए जी, नहीं, आपको जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप भी उतने ही 9 महीने माँ के पेट में रहकर बाहर आई हो। कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों को समान अधिकार है। ओ और आजकल मैडम, मैं ये कहती हूँ कि ओ अगर माय, जिस जिस घर को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा, उस बहुत घर पर बढ़िया। भी मेरा अधिकार नहीं, यहाँ तक कि नाम पट्टिका पर भी मेरा नाम नहीं। अब घर हम दोनों का साझा होगा, नाम पट्टिका पर मेरा भी नाम होगा। अगर तुमको ये पसंद नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होगा, ये बहुत, होना ओ चाहिए बस। मैडम, ओ मैडम। बहुत बढ़िया। हाँ, मनु मंजू जी भाई चलिए, अब समय हमारे पास मंजू बहुत जी, कम बचा है, तो हमारा सर जो सर एक कार्यक्रम का। मिनट, आनंदमल सर एक, मंजू जी आपने जो बोला आज सुबह उठ के दरवाजा मैंने खोला, गर्म पानी मिसेस को दिया, काढ़ा भी दिया, ये सब किया। बहुत ये बढ़िया, सब किया। थैंक यू जरूरी थैंक यू है। थैंक बहुत यू। मैडम, बहुत और मैडम। जहाँ जहाँ पुरुष कम होते वहां सब देवी देवता आते, राक्षस का मर्दन सब स्त्रियों ने किया है, हाँ, देवियों ने किया, ये वही देखो। कह रही हूँ, वो बहुत महान है, कोई समान, हमें यस उस यस उलझन में ही नहीं होना है कि मैं कम यस। हूँ, हम ज्यादा हैं। ओके, तो थैंक यू। अभी मनु हमारे भाई जी अभी कार्यक्रम का समय दूसरा समय की पार्ट हम मर्यादा शुरू है। करेंगे। यस हम सर यस। मंजू जी का सम्मान
देखिए, हमने पिछले साल एक सम्मान पत्र देना शुरू किया था, नारी तू नारायणी अवार्ड। तो आज हम तीनों संस्थाओं की तरफ से हम आज मंजू जी को, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यस सर, यस सर, थोड़ा नारी जूम तू किया। नारायणी अवार्ड हम तीनों संस्थाओं की तरफ से मंजू जी आपको समर्पित कर रहे हैं। आपसे निवेदन, हमारे इस छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करेंगे? बहुत यस। बहुत सर, माथे पर ये भेंट मेरे लिए अमूल्य है और बहुत इसको मैं अच्छा है। अच्छे सभी से फ्रेम बहनें कराकर अपने टेबल पे रखूंगी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आपका धन्यवाद। हाँ, आज तो नारी दिवस पर आज पहला सुबह सुबह ये सम्मान मिल गया, तो आज आज बहुत सम्मान मिलेंगे। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे आपको, जिंदगी भर बरसात होती रहेगी सम्मान की। और जो बात है महिलाओं की सम्मान, तो अपना मान खुद रखना सीखो। अपना जो अपमान करता है उसको सहन मत करो। और वो इतना ज्यादा हो रहा है कि लाल किले पर प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि तरक्की के लिए नारी की शक्ति का सम्मान कीजिए, और वो भावुक हो उठे थे कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। देखा बिल्कुल जाए तो इतिहास बनाया है सब महिलाओं ने बनाया। बिल्कुल झांसी की रानी की तारीफ करने के लिए ब्रिटिश भी मजबूर हो गए थे। इतनी ताकत बिल्कुल है उसमें, परंतु उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जो इतना बिल्कुल। जी तोड़ के करते, घर का भी करते, बाहर का भी करते, फिर भी उनको लगता है चलिए, क्या है, कितना बाहर अरे, जा, घर तो पीठ करो। पर बच्चे को बांधकर पर्वतों पे काम तो बस करती है नारी, जो पुरुष नहीं कर सकता है। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद सब ओम महिलाओं। अरहम। अभी आनंद, आनंद भाई जी एक बार इसको बहुत बहुत हटा। आनंद जी और अलका जी और सभी दर्शकों का मैं पुनः मन से स्वागत करती हूँ। और ये बोलूंगी बात कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। इन्हीं शक्ति के साथ में हम सब महिलाओं को एक दूसरे के हाथ से हाथ देकर, और सच्चा वुमन एम्पावरमेंट तब होगा जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाएगी। और घर में भी अगर सास होती है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करे, और बहू का कर्तव्य होता है कि अपनी सास को माँ का स्थान दे। अगर इस तरह से हम सब आपस में प्रेम से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो हम कभी भी पिछड़ कर नहीं रहेंगी, हमारा भी उतना ही वर्चस्व होगा। तो तो हम ओम सबको अरहम। मिलकर ये कार्य करना है। चलो एंड करते करते करते, एक बात मैंने बोला था, तो एक महिला उनको बीच बीच में प्रश्न पूछने वाली होती, वो रह गया, पर एक प्रश्न पूछ के हम एंड करते, ताकि ऐसा ना हो कि महिला बोलेंगी जी। शुरू में तो बोला प्रश्न पूछेंगे और कुछ पूछा भी नहीं। तो चले, आप बता सकते हैं कि ये हम अंतरराष्ट्रीय दिन मनाते, तो क्या इंडिया में भी ऐसा कोई राष्ट्रीय दिन मनाते हैं क्या, और क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्या इसके बारे में कोई बताएगा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिन तो हम मना ही रहे हैं, परंतु राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, पर वो कब और क्यों और कैसे, ये बताए। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 13 फरवरी देश की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती के समय हुआ था। सरोजिनी नायडू देश की एक स्वतंत्र सेनानी तो थी ही, वो बहुत बड़ी कवयित्री थी, और आजाद भारत की वो पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। और महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय नीति को पारित किए जाने वाले 2001 को भारत ने महिला सशक्ति वर्ष घोषित किया था। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा हमें हमारी जो ऐसी महिला, इनकी जानकारी भी रखनी चाहिए, उनकी से अलका प्रेरणा जी, लेके उनकी आगे। बेटी पद्मजा नायडू भी 11 साल तक गवर्नर रही हैं। ओम अच्छा, अरहम। ओम हाँ, अरहम। हमारा सभी एक बार करिए, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम अरहम। ओम अपने अरहम। आप को भी थपथापे कि आई एम द ग्रेट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द आई वर्ल्ड, एम आई द एम द बेस्ट, बेस्ट, आई आई एम द एम द आई बेस्ट, एम बेस्ट। द आई बेस्ट, एम द बेस्ट। आई एम द आई एम द बेस्ट। बेस्ट एंड टॉप इन द वर्ल्ड। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू आप सबका, धन्यवाद। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद। ओम इतनी देर अरहम। तक बहुत भी जुड़े रहे। सुने ओम होंगे। हरम। तो समापन की ओर चले। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए,
मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से मंजू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे साथ आपने समय से आज शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो अशोक जी, हम जो स्लोगन बोलते हैं हमेशा स्लोगन के साथ अपने लिए 1 घंटा निकालना हमारे लिए कितना जरूरी होता है, इसके लिए हमने एक स्लोगन हर सेशन के अंत में हम बोलते हैं। तो अशोक जी स्लोगन। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शांत तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया करे याद तुम्हें। वाह वाह। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। तो ये सुबह सुबह का फिटनेस का डोज लेने के लिए रोज हमारे साथ जुड़िए। सुबह सुबह एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाएं मिलकर हम प्रोग्राम लेते हैं सुबह सुबह। तो इस कार्यक्रम का लाभ सैकड़ों भाई बहन उठा रहे हैं। और हमारे जो वीडियो, जो हमारे सेशंस के वीडियो होते हैं, काफी लोगों की डिमांड आती है। पुराने वीडियो जो हमारे आज 2 साल 3 साल पुराने वीडियो है, उसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं भाई इस टॉपिक का कोई वीडियो हो तो हमें भेजिए। तो देखिए हमारे पास एक लाइब्रेरी सी बनती जा रही है और करीब करीब 1500 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 2 साल पहले बन गया था। 2 साल पहले, अलका जी क्यों 2 साल हो गए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हमारे को? आनंद भाई जी, मंजू जी के स्कूल का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर तो तरीके से ये जो हमारे जो वीडियो है निश्चित ही बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आगे चल के। फ्यूचर में ये वीडियो बहुत भी काम आने वाले हैं। तो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो जो बातें हमें जानने को मिल रही है, हम चाहेंगे कि हम रहे या ना रहे, हमारे बाद में हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें भी इन वीडियो से लाभ मिले। ओम अरहम, ओम अरहम।